क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल में पडीडी डीएचने वाला पेट्रोल आखिर कहाँ से आता है? इसका सफर हजारों किलोमीटर दूर मध्य पूर्व के एक संकरे समुद्री रास्ते से शुरू होता है। इस रास्ते का नाम है हॉर्मुज की जलड़मरु मध्य। देखिए, ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की ढड डाचकन है। सोचिए, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपने तेल के जहाज इसी रास्ते से पूरी दुनिया में भेजते हैं। यह रास्ता दुनिया की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इतना ज़रूरी है कि इसे दुनिया की तेल की नब्ज़ कहा जाता है। इस समुद्री रास्ते की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर यह रास्ता एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और बड्डी बड्डी अर्थव्यवस्थाएं हिल जाएंगी। यह रास्ता ईरान और ओमान के बीच में है और इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसे इतना संवेदनशील बनाती है। यहाँ से हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल लेकर बड़े बड़े जहाज निकलते हैं। ये जहाज भारत, चीन, जापान, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों तक तेल पहुंचाते हैं। अगर इस रास्ते पर कोई भी रुकावट आती है तो इसका सीधा असर इन सभी देशों पर पड़ता है और उनकी पूरी अर्थव्यवस्था गड्ढे बढ़ा सकती है। होर्मुज की जलमरु मध्य का इतिहास भी तनाव और संघर्षों से भरा रहा है। अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण यह हमेशा से ही बड्ढी शक्तियों के बीच खींचतान का केंद्र रहा है। ईरान इस रास्ते के एक तरफ है और उसका इस पर काफी नियंत्रण है। जब भी ईरान और अमेरिका या किसी दूसरे पश्चिमी देश के बीच तनाव बढ़ता है तो ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी देता है। ऐसी धमकियां सिर्फ खबरों की सुर्खियां नहीं बनती, बल्कि ये दुनिया भर के तेल बाजारों में एक डर का माहौल पैदा कर देती है। व्यापारी और निवेशक इस बात से घबरा जाते हैं कि कहीं तेल की सप्लाई सच में न रुक जाए और इसी डर से वे ज्यादा कीमत पर तेल खरीदना शुरू कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि यह एक पतली सी गली है जिससे शहर की सारी जरूरत का सामान आता जाता है। अगर उस गली के मुहाने पर कोई ताकतवर आदमी खरीदा होकर रास्ता रोकने की धमकी दे तो पूरे शहर में सामान की कीमतें अपने आप बढ़ने लगेंगी। हॉर्मुज की जलमरु मध्य भी कुछ ऐसी ही है। यह दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की एक ऐसी नाजुक कड़ी है जिस पर एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है। इसी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेनाएं इस इलाके में हमेशा गश्त करती रहती है ताकि यह रास्ता खुला रहे और दुनिया की अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलती रहे। लेकिन सवाल यह है कि यह गाड़ी कब तक बिना झटके खाए चलेगी। अब सवाल उठता है कि हॉर्मुज की जलड़मरु मध्य में होने वाली किसी भी हलचल से भारत को इतना फर्क क्यों पड़ता है। इसका जवाब हमारी ऊर्जा की जरूरतों में छिपा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे कारखाने, हमारी गाड़ियाँ, सब कुछ तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल हम दूसरे देशों से खरीदते हैं और इसमें से भी करीब 60% तेल सिर्फ मध्य पूर्व के देशों से आता है। इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हमारे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता हैं और इन सभी देशों से आने वाला तेल हॉर्मुज के उसी संकरे रास्ते से होकर हम तक पहुंचता है। यह निर्भरता हमें एक बहुत ही नाजुक स्थिति में डाल देती है। इसका मतलब यह है कि अगर मध्य पूर्व में कोई भी राजनीतिक अस्थिरता होती है, कोई लड़ाई छिड़ाती है या हॉर्मुज का रास्ता बंद होता है तो इसका सबसे पहला और सीधा असर भारत पर पड़ेगा। हमारी तेल की सप्लाई लाइन कट सकती है जिससे देश में तेल की भारी कमी हो सकती है। यह सिर्फ पेट्रोल पंप पर लगने वाली लंबी लाइनों की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकती है। कारखानों में उत्पादन रुक सकता है, बिजली की कमी हो सकती है और महंगाई आसमान छू सकती है। हमारी तरक्की का पहिया काफी हद तक मध्य पूर्व से आने वाले तेल पर ही घूमता है। इस निर्भरता को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर में खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और वह सिलेंडर सिर्फ एक ही दुकान से मिलता है। अगर उस दुकान पर कोई हड्डी इंस्टॉल हो जाए या दुकान बंद हो जाए तो आपके घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए मध्य पूर्व की दुकान पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। हमने दूसरे विकल्प तो बनाए हैं,
लेकिन अभी भी हमारी मुख्य सप्लाई लाइन वही है। यही वजह है कि जब भी मध्य पूर्व में तनाव की कोई कायचाबर आती है तो दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं की नींद उड्डी एच जाती है। हमारी यह कमजोरी कोई नई नहीं है। सालों से भारत इस ऊर्जा असुरक्षा की समस्या से जूझ रहा है। हम जानते हैं कि मध्य पूर्व एक अस्थिर क्षेत्र है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर भी हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसी क्षेत्र पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। इसका कारण यह है कि मध्य पूर्व का तेल हमें सस्ता पड़ीडीएचता है और वहां से तेल लाना भी आसान होता है। लेकिन यह सस्ता तेल एक बहुत बड़ी कीमत के साथ आता है और वह कीमत है हमारी आर्थिक और रणनीतिक स्वायत्तता की। जब तक हम अपनी ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक हमारी नीतियां कहीं ना कहीं बाहरी दबावों से प्रभावित होती रहेंगी। आज 2026 में हॉर्मुज की जलद मरुमध्य में तनाव का सबसे बड़ा कारण ईरान और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के बीच की दुश्मनी है। यह दुश्मनी दशकों पुरानी है, लेकिन हाल के वर्षों में यह और भी गहरी हो गई है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों पक्षों में गहरा अविश्वास है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को डर है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जबकि ईरान हमेशा कहता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण मकसदों के लिए है। इस विवाद के चलते अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान को बातचीत की मेज पर लाना है, लेकिन इसका असर उल्टा हो रहा है। जब भी ईरान पर दबाव बढ़ता है तो वह अपनी ताकत दिखाने के लिए होर्मुज की जलद मरुमध्य का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करता है। ईरान की नौसेना, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी यानी IRGC कहा जाता है, इस इलाके में बहुत ताकतवर है। वह अक्सर यहां से गुजरने वाले तेल के जहाज़ों को रोकने, उन्हें जब्त करने या परेशान करने जैसी हरकतें करती है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे ईरान ने कई तेल टैंकरों को अपने कब्जे में ले लिया, ये कहकर कि उन्होंने समुद्री नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन दुनिया जानती है कि यह सिर्फ एक बहाना है। असल में ये ईरान का तरीका है अमेरिका और उसके सहयोगियों को यह संदेश देने का कि अगर तुम हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाओगे तो हम तुम्हारी ऊर्जा सप्लाई को भी रोक सकते हैं। ये स्थिति एक शैडो वॉर यानी एक छिपे हुए युद्ध की तरह है जो समुद्र में लड़ा जा रहा है। इसमें सीधे तौर पर गोलियां तो नहीं चल रही, लेकिन ड्रोन हमले, जहाज़ों पर रहस्यमयी तरीके से विस्फोट और एक दूसरे के जहाज़ों को पकड़ना आम बात हो गई है। हर घटना के बाद तेल की कीमतों में एक उछाल आता है। जहाज़ों की बीमा कंपनियां इस इलाके से गुजरने के लिए अपना प्रीमियम बढ़ा देती हैं। जहाज़ों के मालिक डर के मारे या तो इस रास्ते से जाने से बचते हैं या फिर ज़्यादा बाधा वसूलते हैं। इस सब का असर आखिरकार तेल की कुल लागत पर पड़ता है और यह लागत हम और आप जैसे आम उपभोक्ताओं को ही चुकानी पड़ती है। इस तनाव का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि एक छोटी सी गलती भी एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। सोचिए, अगर किसी ईरानी नाव और अमेरिकी युद्धपोत के बीच कोई DDH पे हो जाए तो क्या होगा? ये चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो होर्मुज की जलमरुमध्य से तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। तेल की कीमतें रातों रात दोगुनी या तिगुनी हो सकती हैं। ये सिर्फ एक काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि एक वास्तविक खतरा है जो इस इलाके पर हर रोज मंडराता रहता है। और जब तक ईरान और अमेरिका के बीच का यह बुनियादी विवाद नहीं सुलझता, तब तक तेल के जहाज़ों पर यह खतरा बना रहेगा। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। मध्य पूर्व के किसी कोने में हुई लड़ाई से आपके शहर में पेट्रोल की कीमत कैसे बढ़ जाती है? यह एक सीधी सादी चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जब होर्मुज की जलद मरुमध्य में तनाव बढ़ता है या किसी संघर्ष की आशंका होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल खरीदने वाले देशों और कंपनियों को डर लगने लगता है कि भविष्य में तेल की सप्लाई कम हो सकती है। इस डर की वजह से वे आज ही ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीद कर जमा कर लेना चाहते हैं। जब मांग अचानक बाढ़ हट जाती है और सप्लाई पर अनिश्चितता होती है तो कीमतें अपने आप ऊपर चली जाती हैं।
भारत, जो अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, इस बढ़ी हुई कीमत से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। हमारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल को डॉलर में खरीदती हैं। जब कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो उन्हें उसी तेल के लिए ज़्यादा डॉलर चुकाने पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि तेल खरीदने की हमारी लागत बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई लागत फिर तेल कंपनियों से होते हुए सरकार तक पहुंचती है और आखिरकार इसका बोझ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में आम आदमी की जेब पर डाल दिया जाता है। तो अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर बढ़ी हुई कीमत देखें तो समझ जाइए कि इसका एक सिरा हजारों किलोमीटर दूर हॉर्मुज में चल रहे तनाव से जुड़ा हो सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ना सिर्फ आपकी गाड़ी चलाने की लागत को ही नहीं बढ़ाता, इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज पर पड़ जाता है। हमारे देश में ज्यादातर सामान ट्रकों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया जाता है। ये ट्रक डीजल से चलते हैं। जब डीजल महंगा होता है तो सामान को लाने ले जाने का खर्च यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका सीधा असर सब्जियों, फलों, दूध और दूसरे रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर पड़ता है। यानी डीजल महंगा होने से आपकी रसोई का बजट भी बिगड़ जाता है। किसानों के लिए भी खेती महंगी हो जाती है क्योंकि ट्रैक्टर और पानी के पंप डीजल से ही चलते हैं। यह महंगाई का एक ऐसा दुष्चक्र है जो अर्थव्यवस्था के हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लेता है। जब लोगों को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल, डीजल और ज़रूरी सामान पर खर्च करना पड़ जाता है तो उनके पास दूसरी चीज़ों पर खर्च करने के लिए पैसे कम बचते हैं। इससे बाजार में मांग कम हो जाती है, जिसका असर छोटे और बड़े सभी तरह के व्यापार पर पड़ता है। कंपनियां अपना उत्पादन कम कर देती हैं और अगर स्थिति ज़्यादा खराब हो तो नौकरियां भी जाने लगती हैं। इस तरह मध्य पूर्व की एक छोटी सी राजनीतिक घटना भारत में एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा करने की ताकत रखती है। मध्य पूर्व के तेल पर अपनी इस खतरनाक निर्भरता को भारत सरकार अच्छी तरह समझती है। इसीलिए पिछले कुछ सालों से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी की ओर हमारा बढ़ता झुकाव। परमाणु ऊर्जा एक साफ और शक्तिशाली विकल्प है जो हमें तेल और कोयले पर हमारी निर्भरता से आज़ादी दिला सकता है। एक बार परमाणु बिजली घर बन जाने के बाद ये बहुत कम ईंधन से सालों तक लगातार बिजली पैदा कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाने की योजना बनाई है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दशक में हमारी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना से भी ज्यादा किया जाए। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में नए और आधुनिक परमाणु बिजली घर बनाए जा रहे हैं। लेकिन परमाणु बिजली घर चलाने के लिए एक खास ईंधन की जरूरत होती है जिसे यूरेनियम कहते हैं। भारत में यूरेनियम के भंडार सीमित हैं, इसलिए हमें इसे दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है। अपनी यूरेनियम की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए भारत ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए भारत ने हाल ही में उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों के साथ यूरेनियम खरीदने के लिए लंबी अवधि के समझौते किए हैं। ये देश दुनिया में यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। इन समझौतों से यह सुनिश्चित होगा कि हमारे परमाणु बिजली घरों को आने वाले कई सालों तक ईंधन की कोई कमी न हो। इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे दूसरे यूरेनियम समृद्ध देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। यह हमारी ऊर्जा कूटनीति का एक हिस्सा है जिसका मकसद सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि ऊर्जा के हर स्रोत के लिए अपनी सप्लाई लाइनों को विविध और सुरक्षित बनाना है। परमाणु ऊर्जा के अलावा भारत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में भी भारी निवेश कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारी आधी से ज्यादा बिजली की जरूरतें इन साफ सुथरे स्रोतों से पूरी हों। यह सब उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। हम यह जानते हैं कि मध्य पूर्व पर हमारी निर्भरता एक रात में खत्म नहीं हो सकती, लेकिन परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ते ये कदम हमें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां हॉर्मुज की झड़मरू मध्य में होने वाला कोई भी तनाव
हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रोक नहीं पाएगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ऊर्जा की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। सदियों से चली आ रही तेल और गैस की बादशाहत अब खत्म हो रही है और उसकी जगह साफ सुथरी और नवीकरणीय ऊर्जा ले रही है। ये सिर्फ पर्यावरण की चिंता के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीतिक और आर्थिक वजहें भी हैं। दुनिया के देश अब यह समझ चुके हैं कि मध्य पूर्व जैसे अस्थिर इलाकों पर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अमेरिका से लेकर चीन तक हर बड़ा देश अपनी ऊर्जा रणनीति को बदल रहा है और तेल से अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। यह बदलाव वैश्विक शक्ति संतुलन को भी बदल रहा है। जो देश पहले सिर्फ तेल के कुओं के मालिक होने की वजह से ताकतवर थे, उनकी अहमियत धीरे धीरे कम हो रही है। अब ताकत उन देशों के हाथ में आ रही है जिनके पास सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा की तकनीक है, या जिनके पास यूरेनियम, लिथियम और कोबाल्ट जैसे नए जमाने के ईंधन के भंडार हैं। यह ऊर्जा का एक नया भूगोल बना रहा है जिसमें मध्य पूर्व का दबदबा पहले जैसा नहीं रहेगा। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है। हम इस नई ऊर्जा व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा अब सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बन गया है। एक आत्मनिर्भर ऊर्जा क्षेत्र का मतलब है कि हम अपनी विदेश नीति को बिना किसी बाहरी दबाव के अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से चला सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के उतार चढ़ाव से बचा सकते हैं, और इसका मतलब यह भी है कि हम अपने करोड़ों नागरिकों को सस्ती और 24 घंटे बिजली दे सकते हैं, जो हमारी तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी है। इसलिए परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में हमारा निवेश सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने के लिए है। आने वाला भविष्य उन देशों का होगा जो ऊर्जा के इस बदलाव को जल्दी अपनाएंगे। हॉर्मुज़ की जलमरू मध्य की अहमियत शायद हमेशा बनी रहेगी, लेकिन दुनिया अब उसके भरोसे नहीं बैठ सकती। भारत ने सही समय पर इस बदलाव को पहचान लिया है और सही दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। सफ़र लंबा और चुनौतियों से भरा है, लेकिन मंजिल साफ है। एक ऐसा भारत जो अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर न हो। जब हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे तो हमारी पेट्रोल की कीमतें मध्य पूर्व के तनाव से तय नहीं होंगी, बल्कि हमारी अपनी नीतियों और हमारी अपनी ताकत से तय होंगी। यही असली ऊर्जा स्वतंत्रता होगी।